अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कल स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के और स्पेशली एबल्ड के लोगों के हवाले से एक वर्कशॉप हुई। क्रेडिट जाता है जस्टिस जवाद हसन साहब को, मिनिस्टर यावर बुखारी साहब भी मौजूद थे। तफसीली गुफ्तगू करनी है, क्या क्या गुफ्तगू हुई जो कि हो गई है। मेरा आज का मौजू कुछ और है, इस पर मैंने बाद में बात करनी है। दूसरी जो ख़ास तौर पर DGISI के इशू में जो बैकडोर गेम चलाई नवाज शरीफ, मरीम ने और शहबाज ने, वो फेल हो गई है। और तरीका वारदात इनका यही है, बैड कॉप और गुड कॉप। मैं इसमें अलहदा प्रोग्राम करूँगा और इसमें जो फैसला टॉप लीडर्स, टॉप हायरार्की अगर कहें आर्मी की, फैसला वही है। और इस स्टेज के ऊपर कुछ लोगों ने, हर एक ने इसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश की। यानी हम कैसे मर्ज़ी कह दें कि उन लोगों ने ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने जो बातें की हैं, नाम लेके जनरल बाजवा साहब का, जनरल फैज़ हमीद, और फैसलाबाद के अंदर जनरल फैज़ हमीद के बारे में तो स्टेज के ऊपर से बात ही होती। फिर वो शहबाज शरीफ आकर कहें, अपना आकर पब्लिकली कहें कि नहीं ये वो मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं थे। खुद सोचें, और पर्चा कराना चाहिए था खुद इनको। आर्टिकल 17 की आर्टिकल 19 की भी वायलेशन है। और DGISI का काम तकरीबन फ़ाइनल है, यानी फ़ाइनल से मुराद है फ़ैसला हो चुका है, इम्प्लीमेंट होना है, आप लोगों के सामने बात आ जाएगी। लेकिन चेहरे कई बेनकाब हो गए। आज का जो मेन मौजू जिस पे मैंने गुफ्तगू करनी है, और मैं बैकग्राउंड पे ज़रूर चलाऊँगा, चगताई खान एक पूरा एक लिंक बनाया, बड़ी मेहनत की है, तो मैं क्रेडिट उन्हीं को दूंगा, ये मेरा क्रेडिट नहीं है जी। मुझे पुराना, मैंने टीम को रिसर्च करना, मैंने दो इश्यूज़ पे बात करनी है। एक तो ब्यूरोक्रेट और जजेस को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरह इस्तेमाल करती रही है। नवाज शरीफ ख़ानदान ख़ास तौर पर, अब जुडिशरी में वो हेल्प नहीं मिल रही, इसलिए 2023 का इंतज़ार कर रहे हैं। वो उनकी मर्जी नहीं चल रही, वो धौंस नहीं चल रहा। तो वो एक तारीखी तौर पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ चलनी है, साथ साथ बैकग्राउंड पे मैं प्रोग्राम भी चला दूंगा थोड़े थोड़े, ताकि क्लैरिटी आ जाए। और इसमें सबसे पहला जो काम आपको पता है, जो मरीम नवाज के जुनैद सफदर के ससुर सैफुर रहमान, रिश्तेदारी हमें क्यों की हैं, इसहाक डार, और ये सारों को आप समझ जाएं। सैफुर रहमान ज़ाती मुलाजम रहा इन लोगों का, जिस तरह के काम उसने किए हैं। और आपको याद होगा कि जस्टिस क़य्यूम के हवाले से वो टेप बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है कि उस वक्त कौन कौन लोग थे। और बाकायदा ये डेली टाइम में ख़बर वो बैकग्राउंड पे चल रही होगी। नवंबर 21, 2010 में ये बाकायदा ख़बर छपी है कि टेन्योर के हवाले से सज़ा दिलवाना चाहते थे नवाज शरीफ आसफ़ अली ज़रदारी को, और कोटकना के केस के अंदर। वो अलग बात है, वो केस ठीक है वो अब, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन अनर्थ नहीं होती और चीज़ें सामने नहीं आती। सियासी गवर्नमेंट तब्दील होती है, टॉपल होती है चीज़ें, और सारी चीज़ों का रिजल्ट क्या आता है यहाँ आप ज़रा बड़ा क्लैरिटी के साथ ये ध्यान में रख लीजिएगा। 5 साल की सज़ा हुई थी और $10 मिलियन जो है वो जुर्माना हुआ था। और जो सारा IB के एक डायरेक्टर थे, जिस तरह ये सारा भांडा फोड़ा और फोड़ा, वो सामने आ जाएगा। अब्दुल रहमान है उसका नाम, डिप्टी डायरेक्टर IB के थे। उन्होंने कहा उनके जिम्मे ड्यूटी लगी थी, मॉनिटर करना है होम और मोबाइल फ़ोन जस्टिस क़य्यूम के कोटकना केस के शुरू के हवाले से। और इस हवाले से और एफिडेविट वगैरह और लॉन्ग टेप जो प्रेसिडेंट को, जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उन सबको उन्होंने भिजवाई थी, नाम उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया कि जो जिन लोगों ने, और ख़ास तौर पर जो इस काम के लिए खालिद अनवर का नाम आया हुआ है, सैफुर रहमान और जस्टिस आबिद अज़ीज़ जो चीफ़ जस्टिस थे उस वक्त के, जस्टिस राशिद अज़ीज़, उनके हवाले से नाम आया हुआ है। और जो लफ्ज़ चले हैं वो लफ्ज़ में बैकग्राउंड पे नहीं चलता, लेकिन ये ख़बरें बैक पे 10 फरवरी 2001 का डॉन का बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, जो बाकायदा छपा हुआ है। सिटिंग जज मलिक क़य्यूम, सेकंड गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ, डिस्कसिंग द सेंटेंस एंड पनिशमेंट। वो वीडियो आप बैकग्राउंड पे साथ साथ वो देखते रहेंगे आप।
और जहाँ से ये चीज़ें सारी आपके सामने क्लैरिटी के साथ आई हैं, अब सिर्फ थोड़ी सी तेज़ी से मैं चलूँगा ज़रा। पहले वो जो गुफ्तगू क्या की थी शहबाज शरीफ ने, ज़रा वो सुन लें। बात करेंगे। जी मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। यार बड़ी मेहरबानी सही करो। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਚ ਸੁਣਾ ਨੌ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨੌ ਨੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੂਜਾ ਚੌਵੀ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। अच्छा मैंने उन्होंने क्या जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी लगी और ध्यान करना चाहिए क्या चौधरी सर मैंने अच्छा उन्होंने की है जी वो थोड़ा वही अपना केस ही ना है जी का। हाँ चौधरी सरवर का ख्याल करना बस करता ही मियां साहब ने क्या ख्याल खत्म होगा। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आपने वो गुफ्तगू सुन ली, ठीक है ना जी। और ये ज़रूरी है समझने के हवाले से कि क्या कुछ हुआ, किस तरह ये सारा काम नवाज़ शरीफ लेकर चलता रहा। मुख्तलिफ़ अखबारों की बैकग्राउंड हैं, ये सारा कुछ चली जाएंगी, आप समझ सकेंगे कि नवाज़ शरीफ का काम अमीरुल मोमिनीन बनना। और ये सिर्फ ये था कि हर सिस्टम को, और जो लायर्स मूवमेंट भी शुरू की गई उसका मकसद था कि उनकी मर्ज़ी की जुडिशरी देनी है। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो बैरूनी एजेंसियों को सामने रखकर वो खेलते रहे, और लॉयर्स मूवमेंट में जो कुछ सियासत हुई मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसका फ़ायदा ये था कि नवाज़ शरीफ के लिए एक ऐसी जुडिशरी सामने रखनी है कि जो आएँ और वो एजेंडा जो पूरा है वो पूरा कर सके। लेकिन कुदरत माफ़ नहीं करती है, और इस ख़ानदान को इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलनी है। जो कुछ किया है आप लोगों के सामने आ जाएगा। बड़े बड़े नाम हैं, काफ़ी लंबा और डिटेल में है। खालिद अनवर का बेनज़ीर का रोल, और आगे एक और जो साथ ही जिक्र है हकीम मोहम्मद सईद। कर्नल इकबाल नियाज़ी ने यह कहा कि हकीम मोहम्मद के इसमें MQM मुलव्वस नहीं थी। हकीम मोहम्मद सईद को कत्ल किया गया, और कौन लोग थे? और ये कर्नल रिटायर्ड इकबाल ख़ान ने दो टोक लफ्ज़ों में कहा था कि उन्हें यकीन है हकीम मोहम्मद सईद के केस में MQM पर इल्ज़ाम गलत थे। राना मकबूल सेनेटर हैं इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपको समझना चाहिए कि जहाँ ब्यूरोक्रेसी, और फिर आगे मैं बताऊंगा तफसीलात इनकी कैसे ये बने हैं सारा। और राना मकबूल जिस तरह इस सारे केस को लेते रहे, एक्सप्रेस में खबर बाकायदा छपी है और बैकग्राउंड पे चली जाएगी। और साथ कर्नल इकबाल नियाज़ी में राना एक मकबूल जो थे आसद वज़ारी 3rd डिग्री तफ्तीश के लिए बज़िद थे, ये भी बैकग्राउंड पे आ जाएगा। मैं लेकिन इनको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस किसी को मौका मिला उसने हर एक ने अपने तरीके से ये सारा काम किया है। लेकिन नवाज़ शरीफ इस हमाम में कुछ ज़्यादा ही आगे तक गए हैं। उनका किरदार ऐसा है, सिर्फ यहीं तक नहीं है। और आगे हम चलते हैं तो आगे फिर डॉन का जो है ना बाकायदा काजी हुसैन अहमद साहब के हवाले से बात है, जहाँ उसामा बिन लादेन का जिक्र है। और काजी हुसैन अहमद ने कहा कि बाकायदा जो जमात इस्लामी की हेड क्वार्टर मंसूरा में आए, वो बाकायदा एक मुआहदा चाह रहे थे, और चाह ये रहे थे कि नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार में लेकर आना है और उसको फ़ायदे देने हैं। तो ये बाकायदा ये काजी हुसैन अहमद के में बैकग्राउंड पे चल रही है, आप समझ सकेंगे, आप देख लेंगे। और देखिए, बिन लादेन वॉज प्रिपेयर टू पे फॉर बाइंग पार्लियामेंटेरियन वोट्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, said काजी हुसैन अहमद, who also had the मुत्तहदा मजलिस अमल। और ये अब सारा देख सकते हैं, ये मार्च 19 2006 की आर्काइव्स जो हैं डॉन की बैकग्राउंड पे ये चल रही हैं। ये हकायक समझ रहे हैं, कौम को सोच रहे हैं। आज आप मेरे जिन्हें लीडर मान रहे हैं उनका माजी तो देख लें ना। आगे मैं प्रोग्राम ख़त्म करने वाला लगा हूँ, चूँकि वीडियो मैंने एक और चलानी है, वो रहमत शाह अफरीदी की उसामा बिन लादेन के हवाले से। आज आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि उसामा बिन लादेन किन का आदमी था। अमेरिकन ने ही प्लाट किया, उन्हीं लोगों ने। और नवाज शरीफ कहीं ना कहीं जो है, अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह की दोस्तियाँ यारी इनकी हैं वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। और रहमत शाह अफरीदी के साथ क्या कुछ किया ये रिकॉर्ड पे है। और रहमत शाह अफरीदी ने नवाज शरीफ के बारे में, उसामा बिन लादेन ने इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो कुछ किया, ज़रा वो सुन लें। उसामा बिन लादेन से मेरी दोस्ती जो थी उससे पहले से थी, अफगान वार की वजह से मेरी मुलाकात भी होती थी। जब भी मैं जाता था उम्रा करने तो मुलाकात होती थी। मैं कभी उनके हाथ ठहरा नहीं हूँ, ना गया हूँ।
खाना शाना वो मुझे बेचते रहे, मेरी वालदा मेरे साथ होती थी। तो मुझे उसामा बिन लादेन ने कहा कि ये नवाज शरीफ के साथ आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है जो आप लोग आपस में इख्तिलाफ है। मैंने उनको बोला वो अपने वादे का पाबंद आदमी नहीं है, झूठ बोलता है और उनके अज़ाइम जो है वो बहुत आगे तक है और मैं इसलिए उनके मुखालफ हूँ, बाकी मेरा कोई ऐसा नहीं है। तो कहा यार आज वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं, मेरे पीछे मेरे काफ़ी दोस्त लगाए हुए हैं, तो आप मेरे साथ चले। ये मदीना मुनव्वरा की बात है। तो मैंने कहा, कहते उसमें ग्रीन पैलेस होटल, अब वो गिरा दिया गया होटल, उस वक्त 5 स्टार होटल एक ही था। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मियाँ साहब समझेंगे कि अगर कोई आपने ना कर दी या इनकार कर दिया तो वो समझेंगे कि मैंने आपको मना किया है। तो कहा अच्छा चले आप ऐसे करें कि वो तो काफ़ी बड़ा उनका वो है, वो जो कैफेटेरिया है, तो आप वहाँ किसी जगह पे बैठ जाए, आप वहाँ पे हो। तो मैं अपनी वालदा को भी ले गया था, तो वहाँ मियाँ साहब थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, ख्वाजा खालिद थे जिनको वजीरिस्तान में जो हो गया हुआ ये ख्वाजा खालिद साहब थे, और खालिद ख्वाजा और एक और साहब थे और मियाँ साहब थे। तो वहाँ पे मियाँ साहब ने जिस तरीके से उनको आराम किया था, मुझे अभी तक याद है, उनके एक्शन भी मुझे याद है कि जिस तरीके से बिल्कुल ही मतलब कुछ करने जो भी था उसके लिए वो तैयार थे। उनके पाँव पे यहाँ पे हाथ लगाया था और उसामा नाराज हो गए थे जब मुझे ये आवाज़ आई कि आई लव आल्सो जहाद, नवाज शरीफ ने कहा। क्योंकि उनकी अंग्रेजी मेरी तरह है तो उस पर उसामा बहुत सख्त नाराज हो गए। अच्छा। तो फिर ये इन्होंने कहा कि अब तुम साढ़े माई बाप हो, ये मुझे ये लफ्ज़ अभी तक याद है। इनके जहाद के प्यार करने पे या लव जहाद के ऊपर नाराज क्यों हुए? क्योंकि आई आल्सो लव जहाद मेरा ख्याल है अंग्रेजी में इस तरह नहीं बोला जाता है, तो अंग्रेजी वाले कहते हैं, मुझे तो इतना नहीं पता। तो खैर रात को हमारी मुलाकात हुई उसामा के साथ। उसामा ने बताया कि वो कश्मीर और अफगान जहाद के लिए उनके बहुत बड़े अज़ाइम हैं और अपना भी बहुत कुछ खर्च करने के लिए तैयार है। तो मैंने उनको हाँ कर दिया है 150-1.5 अरब रुपए का। ये 1989 की बात है। जी हाँ। तो 1.5 अरब रुपया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से लिए थे जो जहाद के नाम पर थे, और वो उसमें से 27-28 करोड़ रुपए बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पेश खर्च किया था। जो पैसे लिए वो मोहतरमा बेनज़ीर की गवर्नमेंट टॉपल करने पे लगाए गए, वो 27 करोड़ लगाए 27 करोड़। तो बाकी 1 करोड़ जो है 1 करोड़ 24 लाख या 25 लाख जो इनका बंदा था वहाँ मदीना में ही खा गया था। अच्छा। और 1 करोड़ एक और साथी इनका खा गया था, बाकी फिर इनके थे। अब मुझे पता नहीं इन्होंने क्या किया है। जी आपने वो सारी गुफ्तगू सुन ली है रहमत शाह अफरीदी की भी, और आप समझ सकते हैं हम इन लोगों को लीडर मानते हैं कि जिनका किरदार हमेशा दागदार रहा है, जिन्होंने हमेशा एक एजेंडा लेकर चले हैं। आज हम कह रहे हैं कि जनाब वोट को इज्जत दो और बाकी जो भी ड्रामे करके बेवकूफ, और कौम का ये हाल है, कौम ना थोड़ी सी तंगी आती है वो फिर कहते वही लोग आ जाए, हर दफा पिटती है, फिर खड़ी होती है, फिर पिटती है और फिर इन्हीं को कहती है, और इनके चुंगल से निकलती नहीं है। जब कौम इसको इनके चुंगल से निकल आई ना तो ये कौम बहुत आगे बढ़ेगी। फैसला आप लोगों को करना है। मैंने अभी जो प्रोग्राम करना था, लेकिन चूंकि इसमें डिटेल काफ़ी ज़्यादा है, मैंने वो करना कि कौन कौन से जजेस, कुछ मैंने गुफ्तगू की है, एतजाज हसन साहब भी बता चुके हैं, लेकिन मैं आपके साथ कोशिश करूँगा उन पॉलिटिशियन का और उन जजेस का, यानी उन जजेस जिनसे ये एडवांटेज लेते रहे। आज पहली दफ़ा हो रहा है कि इनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा जुडिशरी से उस तरह का। किसी जगह को फ़ायदे हुए हैं लेकिन उस तरह का फ़ायदा नहीं मिल रहा है इनको, तो इनके लिए मसाइल ये पैदा हो गए। ये ड्रामा यानी जो आप खुद करते रहे ना वो अपनाने की कोशिश करते रहे, यानी यहाँ तो एविडेंस नहीं है इनके पास, फ्लैट्स इनके अपने हैं, पैसा इन्होंने लूट मार की है, पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं किया। इसमें बैकग्राउंड पे मैं फिर वो फैसला चला दूंगा शरीफ का, इनके वालिद का, जो 9,36,211 रुपये आमदन है, वो भी ज़रा बैकग्राउंड पे आपके सामने चल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। जो डिक्लेयर की आमदन और जो कहते हैं अरबों रुपए के मालिक हैं, कौम को सोचना है। मैंने कोशिश की ये चीज़ें आप तक रख दूँ। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।